Hello everyone, my name is Vidhi Goyal. I welcome you all to my YouTube channel Polis Historia. I am going to post explanatory videos from syllabus of class 12 Humanities. It is the first chapter of the book Politics in India since Independence. So let's get started. हमारा चैप्टर नंबर 1 है Challenges of Nation Building. As we all know, on 15th August 1947 we got independence. On the midnight hour of 14th 15th August, Nehru, the first Prime Minister of India, as we all know, he gave his famous speech, Tryst with Destiny. It was obviously a moment India was waiting for. हमारा 200 सालों का struggle, it came to an end. स्टार्टिंग फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857 और उससे पहले भी बहुत सारे चीज़ें ब्रिटिशर्स कर चुके थे, अपना पूरा रूल वो स्टैब्लिश कर चुके थे. उनका रूल आफ्टर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स इट केम टू एन एंड. बट एज वी ऑल नो, इंडिपेंडेंस हमारा गोल तो था, बट इट वॉज़ नॉट फुल स्टॉप. इट वॉज़ नॉट अ फुल स्टॉप. इंडिपेंडेंस के बाद के जो इंडिया के चैलेंजेस थे, बिकॉज हमारा मोटिव था दैट वी नीडेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू रूल आवर कंट्री. बट उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूल कैसा होगा, देश में जो जो चैलेंजेस आएंगे उसका वो कैसे सामना करेगी, ये सब चीज़ें अभी देखना बाकी था. इंडिपेंडेंस हमारा सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था. दिस वॉज obviously it was not going to be easy. India was born in a very difficult circumstances. As we all know, India got partitioned between India and Pakistan. पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम कंट्री बन गई थी, हिंदू मुस्लिम रायट्स हुए थे, बहुत सारा वायलेंस हुआ था. तो ये हमारा सबसे पहला चैलेंज था जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस. इसमें दिखाया गया है इस पिक में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15th of August 1947, from where he gave his famous speech of Tryst with Destiny. End of 200-year-old British rule in India. So, mainly 3 challenges थे हमारे सामने just after the independence. First और immediate challenge था इंडिया को यूनाइट करना. बिकॉज एज़ वी ऑल नो, पार्टीशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर दिया था, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए थे दो कम्युनिटीज़ के बीच में. और अब पार्टीशन के बाद और भी कम्युनिटीज़ थी जो खुद का पार्टीशन चाह रही थी पाकिस्तान की तरह ही. तो इंडिया को यूनाइट करना वॉज आर वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज विच वी नीडेड टू कोप अप. As we know that India is a land of size and diversity. Its people spoke many languages, many cultures, many religions. It was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long. सब यही बोलते थे कि एक ऐसी कंट्री जिसमें इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, वो कभी साथ में नहीं रह सकती. उसके अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले जो लोग हैं, वो कभी साथ में नहीं रह सकते. एंड पार्टीशन ने कई हद तक इस चीज़ को प्रूफ भी कर दिया था लोगों के सामने. इट वॉज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया. तो ये सब चैलेंजेस थे जो इंडिया ने फेस करे. इट वॉज़ द फर्स्ट चैलेंज. सेकेंड चैलेंज था डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, इलेक्शंस करना इंडिया के अंदर. बिकॉज इंडिया के 90% लोग इलिटरेट थे. तो ऐसी कंट्री में जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है इलेक्शंस क्यों हैं, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, अनपढ़ लोग हैं, उनके साथ इलेक्शंस करना, एक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, अपने देश का एक संविधान, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. थर्ड चैलेंज था was to ensure the development and well-being of the entire society. इलेक्शंस करा लिए, कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश कर लिया, यूनिटी बना ली, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी एक well-being of the entire society and development of the different sections of the society was a must. कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग रूल्स थे, अलग अलग प्रिंसिपल्स थे, इक्वालिटी के, स्पेशल प्रोटेक्शन के, ऑफ टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस कल्चरल कम्युनिटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिया था, फंडामेंटल राइट्स भी दिया था. तो ये सब चीज़ें थी हमारा थर्ड चैलेंज. कि सब चीज़ें होने के बाद एक जो वेलबींग होता है इंटायर सोसाइटी का, डेवलपमेंट होता है एक पूरी कंट्री का, वो कैसे इंश्योर किया जाए.
इस चैप्टर में हम मेनली जो हमारा फर्स्ट चैलेंज है अबाउट यूनिटी, इंडिया में यूनिटी किस तरह से लाई जाए, उस पर हम फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. सो वी बिगिन बाय लुकिंग एट द इवेंट्स दैट फॉर्म्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. हम उन इवेंट्स की बात करेंगे जो इंडिपेंडेंस से पहले हुए एंड विच लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. This can help us understand why the issue of national unity and security became a primary challenge at the time of independence. इन चीज़ों से उन चीज़ों को पढ़कर हमें ये पता लगेगा कि यूनिटी क्यों ज़रूरी बन गई, यूनिटी क्यों एक चैलेंज बन गया इंडिया के लिए, कि यूनिटी इस्टेब्लिश करना वॉज अ मस्ट. We shall then see how India chose to shape itself into a nation united by a shared history, common destiny. किस तरह से इंडिया ने फिर अपने आप को यूनाइटेड करा. Partition, displacement and rehabilitation. On 14th-15th August 1947, not one but two nation states came into existence. सिर्फ एक ही स्टेट नहीं, दो स्टेट आए एग्जिस्टेंस में, विच वॉज इंडिया एंड पाकिस्तान. ये रिजल्ट था पार्टीशन का ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया, इंडिया जो था इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो ब्रिटिश इंडिया कहलाया जाता था इंडिपेंडेंस से पहले. उसका पार्टीशन हुआ बिटवीन टू कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान. बॉर्डर्स डिमार्केट करे गए. The territory of each country marked the culmination of political developments that you have read about in the history textbooks. आपने ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा. अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ, टू नेशन थ्योरी जो दी गई थी मुस्लिम लीग के थ्रू, इंडिया में दो पीपल हैं. टू टाइप ऑफ पीपल वी हैव इन इंडिया. वन कम्युनिटी इज़ हिंदूज़ एंड अदर कंसिस्ट ऑफ मुस्लिम्स. इसीलिए पाकिस्तान की डिमांड उठी, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी दो कम्युनिटीज़ की है, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स. मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान की डिमांड जो थी वो उठाई गई. कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज़ करा, पाकिस्तान की डिमांड को अपोज़ करा. लेकिन कुछ सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस तरह से हुए 1940s में कि इवेंचुअली पार्टीशन करना पड़ा, पाकिस्तान को बनाना पड़ा, मुस्लिम लीग की बातों को हमें मानना पड़ा. पार्टीशन का प्रोसेस क्या था? इट वॉज डिसाइडेड कि वॉज टिल देन नोन एज इंडिया वुड बी डिवाइडेड इंटू टू कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान. एज वी ऑल नो, इट वॉज डिसाइडेड कि इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया था उसको इंडिया एंड पाकिस्तान दो कंट्रीज़ में डिवाइड किया जाएगा. लेकिन ये डिवीज़न बहुत ही पेनफुल था. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट. इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़. मतलब जिस एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग हैं वो टेरिटरी, वो पर्टिकुलर एरिया पाकिस्तान की साइड चला जाएगा, और जहाँ पर हिंदूज़ के मेजॉरिटी ज़्यादा है वो इंडिया की तरफ रह जाएगा. लेकिन ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल था नहीं. इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि पहला चीज़ ये थी कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल बेल्ट ऐसी नहीं थी, सिंगल टेरिटरी ऐसी नहीं थी जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स रहते हों. मेजॉरिटी थी हाँ कुछ कुछ एरियाज़ में मुस्लिम्स की, लेकिन इट वाज नॉट 100% कि हाँ यहाँ इस एरिया में तो 100% मुस्लिम्स ही रहते हैं. ऐसा कोई भी एरिया नहीं था. लेकिन दो एरियाज़ थे जहाँ पर मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम्स की थी. बट अगेन वो एरिया जो थे वो थे इंडिया के एक ईस्ट साइड, एक वेस्ट साइड. देर वॉज नो वे दैट दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइंट. ऑब्वियसली एक इंडिया के ईस्ट की तरफ था, एक इंडिया के वेस्ट की तरफ था. अब उन दोनों जगहों को मिलाया तो जा नहीं सकता था. इसीलिए पाकिस्तान की दो टेरिटरीज़ बनी, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश हो गया है. वो पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था बाद में, और अब वो बांग्लादेश कहलाता है. लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज ईस्ट पाकिस्तान. मतलब आप सोचिए कि एक ऐसी कंट्री जिसकी एक टेरिटरी इंडिया के ईस्ट साइड है, एक टेरिटरी इंडिया के वेस्ट साइड है. इट वॉज सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी. दो कंट्रीज़ के बीच में एक पूरी अलग ही कंट्री. सेकेंडली एक चैलेंज तो ये था. सेकेंडली नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ वांटेड टू बी इन पाकिस्तान. ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लोग थे जो कि पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं होना चाहते थे. फॉर एग्जांपल खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ही वॉज द लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. वो उन्होंने अपोज़ करा, लेकिन इवेंचुअली उन्हीं की आवाज़ को दबा दिया गया. और वो जिस
जिसके लीडर थे NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उसको बाद में इवेंचुअली पाकिस्तान में मर्ज करा लिया गया। थर्ड प्रॉब्लम थी was that two of the Muslim majority provinces of British India, which was Punjab and Bengal, East and West Pakistan, जो बने बाद में, had very large areas where the non-Muslims were in majority. ये जो दो एरियाज़ मैंने बताए, एक ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ, जो कि बाद में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना, इसमें भी जैसे मैंने बताया 100% मुस्लिम्स नहीं रहते थे। बहुत सारे एरियाज़ इन्हीं एरियाज़ में से ऐसे थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स रहते थे, जहाँ पर हिंदूज़, पंजाबीज़, सिख, ये सब लोग रहते थे। इवेंचुअली इट वॉज डिसाइडेड that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level. बाद में यही डिसाइड करा गया कि बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट और बिल्कुल लोअर लेवल तक बाइफर्केशन होगा दोनों कंट्रीज़ का, ताकि ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये डिसीजन मिडनाइट आवर ऑफ 14-15 अगस्त, मतलब जिस टाइम हमें इंडिपेंडेंस मिली तभी लिया गया था। इट मेंट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोअर लेवल पे बाइफर्केशन होना था, दोनों कंट्रीज़ का डिवीज़न होना था, बीच में एक रेखा खींचनी थी कि हाँ भाई इस रेखा के इधर इंडिया है, इस रेखा के उधर पाकिस्तान है। ये डिसीजन लिया ही 14-15 अगस्त को गया था। इसीलिए ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि वो जिस जगह पर खड़े हैं क्या वो इंडिया के पार्ट में आएगी या पाकिस्तान के पार्ट में आएगी। इट वॉज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड मोस्ट इंट्रिकेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। इट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। माइनॉरिटीज़ दोनों तरफ थी, यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में थे और वहाँ हिंदूज़ माइनॉरिटी में थे। दोनों तरफ वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ, वहाँ हिंदुओं को मारा गया और यहाँ मुसलमानों को मारा गया। lack of Hindus and Sikhs in the areas that were in Pakistan and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. वो अपनी ही जगहों पर, अपने ही घरों में ट्रैप्ड फील कर रहे थे, क्योंकि पहले तो वो एक अपनी कंट्री में रहते थे कि हाँ वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया और वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। उस समय तक पार्टीशन नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके बाद अगर हिंदूज़ को बोला जाएगा कि नो इट इज़ नॉट योर कंट्री, यू शुड गो बैक टू इंडिया, इट इज़ पाकिस्तान, तो वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे। दे फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड इन देयर ओन होम। They were to discover that they were undesirable aliens in their own home. वो जिस जगह पर इतने सालों से रह रहे थे वो वहीं पर एलियन हो गए थे। In the land where they and their ancestors had lived for centuries, उन्हें वही छोड़कर जाना पड़ रहा था। The minorities on both sides became easy targets of attack. जैसे कि मैंने बताया वहाँ हिंदूज़ पर अटैक हुए, यहाँ मुस्लिम्स पर अटैक हुए, क्योंकि वहाँ हिंदूज़ माइनॉरिटी में थे और यहाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे। नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई प्लान नहीं था कि किस तरह से इस चीज़ को हैंडल किया जाए। इनिशियली जो लोग थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो सोचने लगे, वो होप करने लगे कि ये वायलेंस टेम्पररी है और कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। The minorities on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours notice. लेकिन ये वायलेंस नहीं ख़त्म हुआ। बहुत सारी माइनॉरिटीज़ को बोथ साइड में, यहाँ से मुस्लिम्स और वहाँ से हिंदूज़, उनको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाना पड़ा, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा। ऑफन एट अ फ्यू आवर्स नोटिस, कुछ घंटों के नोटिस पर उन्हें ये चीज़ें करनी पड़ी, अपने ही घर से उनको भगा दिया गया। द ईयर 1947 वॉज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लैंड एंड ट्रैजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नोन। 1947 वो एक साल था जिसने सबसे लार्जेस्ट, सबसे एब्रप्ट, सबसे अनप्लैंड एक ट्रांसफ़र देखा पॉपुलेशन का। बहुत सारे मुस्लिम्स यहाँ से पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो रहे थे और बहुत सारे हिंदूज़ वहाँ से इंडिया ट्रांसफ़र हो रहे थे। इसी जर्नी के बीच में बहुत सारी किलिंग्स हुई, एट्रोसिटीज़ हुई, बहुत सारा वायलेंस हुआ, रेप करा गया औरतों का। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रेन में लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया। अ ट्रेन फुल ऑफ रेफ्यूजीज़ इन 1947। जो एक सिटीज़न हुआ करते थे एक कंट्री के, अब वो रेफ्यूजीज़ बन गए थे। इन द सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्यूनल जोन्स। ये कम्यूनल जोन्स बन गए थे। यहाँ पर मेनली कम्यूनल वायलेंस हो रहा था, राइट्स हो रहे थे।
Muslims would avoid going into an area where mainly Hindus and Sikh lived. मुस्लिम्स जो थे वो हिंदूज़ और सिख के एरिया में जाने पे अवॉइड कर रहे थे, एंड हिंदूज़ और सिख जो थे वो मुस्लिम एरियाज़ में जाने के लिए अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि अगर वो जाते तो वायलेंस होता और वो मारे जाते. Forced to abandon their homes and move across borders, people went through इमेंस सफरिंग्स. खाने के लिए नहीं था. अगर आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे, उनके पेरेंट्स मर गए थे, उनके बिछड़ गए थे बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से. खाने के लिए कुछ नहीं था. औरतों के साथ बहुत रेप करते थे लोग, दूसरी कम्युनिटी की औरतों के साथ. तो बहुत सारी सफरिंग्स थी जो लोगों ने फेस करी, एंड गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि इट वॉज आउट ऑफ कंट्रोल. Minorities on both sides of border fled their homes and often secured temporary shelter in refugee camps. Refugee camps बना दिए गए जहाँ पर उन्होंने temporary shelter लिया अपनी अपनी कंट्रीज़ में आके. They often found unhelpful local administration and police in what was till recently their own country. जो उनकी खुद की कंट्री की पुलिस थी, उनकी खुद की कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था. They travel to the other side of the new border by all sort of means, often by foot. लोगों ने by foot भी ये border cross करे हैं. Even during this journey they were often attacked, killed or raped. Thousands of women were abducted on both sides of the border. They were made to convert to the religion of the abductor and were forced to marriage. अब अगर मुस्लिम है तो उसको हिंदू में कन्वर्ट करके उसकी फोर्सफुली मैरिज कराई जाती थी, एंड अगर वो हिंदू है तो उसको मुस्लिम में कन्वर्ट करके उसकी फोर्सफुली मैरिज कराई जाती थी. मतलब ये सब सिर्फ अपनी कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए हो रहा था. बोथ साइड्स, हिंदूज़ भी कर रहे थे, मुस्लिम्स भी कर रहे थे. इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर. क्योंकि रेप हो रहे थे, एबडक्ट करा जा रहा था वुमेन को, तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स अपनी खुद की घर की महिलाओं को खुद ही मार देते थे. मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर्स फाउंड दैट दे हैड नो होम. अब जिन्होंने किसी तरह से बॉर्डर को क्रॉस कर लिया वो बच गए. अब वो दूसरी कंट्री में आ गए, पाकिस्तान से इंडिया आ गए, लेकिन इंडिया में उनके पास कोई घर ही नहीं है. इसीलिए बहुत सारे लोगों को, फॉर लैक्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज द कंट्रीज़ फ्रीडम मीन लिविंग इन रेफ्यूजी कैंप्स. इंडिया की इंडिपेंडेंस उनके लिए यही थी कि वो उन्हें अब रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ रहा था फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स फॉर ईयर्स. सालों सालों तक भी लोग रेफ्यूजी कैंप में ही रहते रहे. Writers, poets and filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of the killings and the sufferings of displacement and violence in their novels, short stories, poems and films. बहुत सारे राइटर्स, पोएम्स, फिल्म मेकर्स ने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के ऊपर चीज़ें लिखी हैं, बनाई हैं, पोएम्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, मूवीज़ बनाई हैं. While recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as the division of hearts. It was actually a division of hearts. The partition was not merely a division of properties, liabilities. ये partition सिर्फ property का और liabilities का ही division नहीं था. ये partition था political division of the country and administration apparatus. What also got divided were the financial assets, things like tables, chairs, typewriters, paper clips, books, musical instruments, पुलिस बैंड. ये सब चीज़ें भी पार्टीशन में हुई थी. पार्टीशन करा गया था इन चीज़ों का भी. गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ थे, उनको डिवाइड करा गया. अबव ऑल इट वॉज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़ हु हैड हिट हर टू लिव टुगेदर एज नेबर्स. जो कि नेबर्स की तरह रह रहे थे, उन्हें ही खुद अपने आप में वो ही अलग हो गए. About 80 lakh people migrate across the new borders. Between 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence. 80 लाख लोगों को माइग्रेशन करके बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में आना पड़ा, और करीब करीब 5 से 10 लाख लोग इसी चीज़ में, इसी पार्टीशन के वायलेंस में मारे भी गए. Beyond the administrative concerns and financial strains, however, the partition posed another deeper issue. The leaders of the Indian national struggle did not believe in the two-nation theory, and yet partition on religious basis had taken place. Did that make India a Hindu nation automatically? अब क्योंकि ये two-nation theory जो थी वो इस बेसिस पर दी गई थी कि इंडिया में, अब ये टू नेशन थ्योरी जो थी वो इस बेसिस पर दी गई थी कि इंडिया में दो नेशन हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम. इंडिया में दो कम्युनिटीज़ हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम. अब क्या
क्या कोई इस चीज़ का आंसर दे सकता है कि पार्टीशन होने के बाद क्या इंडिया एक हिंदू नेशन बन गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स आज भी इंडिया में हैं, पूरे देशभक्त हैं और इंडिया के लिए एज अ सिटीज़न बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Even after large-scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 12% of the total population in 1951. 1951 में जो काउंटिंग हुई, जो सेंसस हुआ, उसके हिसाब से 12% of the total population of Muslims आज भी इंडिया में रह रही है. So how would the government of India treats its Muslim citizens and other religious minorities? The partition had already created severe conflict between the two communities. पार्टीशन ने ऑलरेडी इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया था. अब सरकार का यही काम था कि किस तरह से इनको यूनाइटेड रखें. एंड हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स तो एक कम्युनिटी थी ही जिनकी वजह से, जिनके लिए पार्टीशन हुआ, बट और भी चीज़ें थी जो कि इंडिया को डिवाइड कर रही थी और उसमें इंडिया को यूनाइट करना बहुत ज़रूरी था. देयर वर कॉम्पिटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स बिहाइंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. मुस्लिम लीग जो थी वो अपने मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया. इट वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम नेशन. सिमिलरली देयर वर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस विच वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द हिंदूज़ इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू नेशन. जैसे कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एक मुस्लिम नेशन की तरह देखा था, ऐसे ही बहुत सारे हिंदूज़ ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो इंडिया को टोटली हिंदू नेशन बनाना चाहती थी. बट मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव कि इंडिया जो है उसमें सारे रिलीजन्स को इक्वली इम्पोर्टेंस, इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. इसीलिए इंडिया आज भी एक हिंदू नेशन नहीं है, इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री. India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith and inferior to those who practiced another religion. India ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बढ़ावा दे और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को inferior कंसिडर करे. All citizens would be equally irrespective of their religious affirmation. Being religious or a believer would not be a टेस्ट ऑफ सिटीज़नशिप. एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानना हमारे देश की सिटीज़नशिप को किसी भी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करता. दे चेरिश्ड देयरफॉर द आइडियल ऑफ अ सेक्युलर नेशन. द आइडियल वॉज एनश्रिंज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यही आइडिया था सेक्युलरिज्म का, जिसको हमारे बाद में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाया गया. अब एक कम्युनिटी ने तो अपनी बात मनवा ली, उन्होंने तो पाकिस्तान बना दिया. अब और कम्युनिटीज़ ने क्या क्या करा और प्रिंसली स्टेट्स ने क्या करा, उनका देखना भी बाकी था. ब्रिटिश इंडिया जो था वो डिवाइडेड था, एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और एक प्रिंसली स्टेट्स. जो हमारा पूरा ब्रिटिश इंडिया था उसमें दो पर्टिकुलर तरीके की स्टेट्स हुआ करती थी. वन वॉज कंसिडर्ड एज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और एक थी प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वो प्रोविंसेस थे, वो स्टेट्स थी जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था और ब्रिटिशर्स के ही जो गवर्नर्स थे वो वहाँ पर रूल करते थे. ऑन दी अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसले स्टेट्स. बहुत सारे ऐसी स्टेट्स भी थी जहाँ पर राजा रूल करते थे, और लेकिन वो राजा सिर्फ नाम के लिए रूल करते थे. वहाँ पर रूल तो ब्रिटिशर्स का ही था, लेकिन पैरामाउंटसी जो थी वो ब्रिटिश क्राउन की थी. मतलब वो जो राजा थे वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर काम करते थे, लेकिन स्टिल दे वर किंग ऑफ दैट एरिया. दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. द प्रिंसले स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसले रूल. अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद ये अनाउंस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू कि इंडिया, जो ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया के अंदर, वो ख़त्म होने वाला है. ब्रिटिश क्राउन की जो पैरामाउंटसी है ओवर प्रिंसले स्टेट्स, जैसे कि मैंने बताया कि राज तो राजा ही कर रहा था एक पर्टिकुलर स्टेट पे, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंडर वो राज कर रहा था. अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज ख़त्म हो रहा था, वो ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटसी जो थी वो ख़त्म हो रही थी, तो अब ये 565 प्रिंसले स्टेट्स जिसमें राजा रूल कर रहे थे वो फ्री थे. दे वर नाउ लीगली इंडिपेंडेंट. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने टुक द व्यू दैट दीज स्टेट्स वर फ्री टू जॉइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ़ दे सो विश्ड.
उन्होंने उन्हें 3 चॉइसेस दी इन प्रिंसले स्टेट्स को, उन राजाओं को, कि या तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाओ, या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, या फिर आप अगर चाहो तो पाकिस्तान की तरह एक अपनी अलग कंट्री बसाओ और जो राजा था वही वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता। This decision was left not to the people but to the princely rulers of these states. ये decision लोगों पर नहीं छोड़ा गया था, it was left to the प्रिंसले रूलर्स, वहाँ के जो राजा थे उन पर ये डिसीजन छोड़ दिया गया था कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तो पाकिस्तान को, या फिर अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना लो, जैसे कि पाकिस्तान ने बनाई अपनी एक अलग, इंडिया से अलग हो गए। द प्रॉब्लम्स स्टार्टेड वेरी सून। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रैवनकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। सबसे पहले ट्रैवनकोर के जो प्रिंसले रूलर थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं। उसके बाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने भी ये बोल दिया। अभी मैं यहाँ से ब्रेक लूँगी, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ इंडिया बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ऑरेंज कलर में है वो सारा ब्रिटिश इंडिया है, मतलब वो स्टेट्स हैं जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के, ब्रिटिश रूलर्स के अंडर आती थी, ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आती थी डायरेक्ट, मतलब कोई राजा वहाँ रूल नहीं कर रहा था, ब्रिटिशर्स का ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर रूल कर रहा था। NWFP, पंजाब, सिंध, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस विच इज़ नाउ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, मद्रास, ये सब जगह ऐसी थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। अब जो ब्लू में आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर, गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब ऐसी जगहें थी जहाँ पर प्रिंसले स्टेट्स रूल कर रहे थे, मतलब राजा रूल कर रहे थे अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो अब ऐसे ही जो राजा जहाँ रूल कर रहे थे प्रिंसले स्टेट्स में अंडर द ब्रिटिश क्राउन, अब इंडिपेंडेंस के बाद वो फ्री थे, या तो इंडिया में जुड़ें या पाकिस्तान में जुड़ें या फिर इंडिपेंडेंट हो जाएं। पहले ट्रैवनकोर के राजा ने ये घोषित कर दिया दैट वी विल बी इंडिपेंडेंट, वी वांट टू चूज़ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हैदराबाद के नवाब ने नेक्स्ट डे सिमिलर अनाउंसमेंट कर दी। नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स टू जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसले स्टेट्स meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, अगर ये चीज़ हो जाती, अगर सारे प्रिंसले स्टेट्स अलग अलग हो जाते तो इंडिया जो था वो 565 कंट्रीज़ में बट जाता। इंडिया एक अलग कंट्री नहीं रहता, सब अपने अपनी इंडिपेंडेंस ले लेते, कुछ इंडिया के साथ जुड़ जाते विलिंगली, कुछ पाकिस्तान के साथ, और बहुत सारी ऐसी प्रिंसले स्टेट्स थे जो अपना अलग इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश कर लेते। तो इंडिया जो था वो फर्दर छोटी कंट्रीज़ में बट जाता। द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड bleak. This was a strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy. India independence जो था उसको unity लानी थी, determination लाना था, democracy establish करनी थी। उस चीज़ के लिए ये बहुत ही strange situation थी कि किस तरह से unity लेकर आई जाए। In most of these princely states, governments were run in a non-democratic manner. Obviously वहाँ पर राजा रूल कर रहे थे, मोनार्की थी वहाँ पर, राजा का बेटा राजा बन रहा था वहाँ पर। तो प्रिंसले स्टेट्स में गवर्नमेंट जो थी वो मेनली नॉन डेमोक्रेटिक थी, रूलर्स के पास कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे अपने पॉपुलेशन को देने के लिए। अब सरकार ने इस टाइम पर क्या करा, द इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब वो सरकार, वो गवर्नमेंट जो आज़ादी से पहले इंडिया में रूल कर रही थी, मतलब ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे लेकिन एक सरकार बनाई गई थी, इलेक्शंस हुए थे आज़ादी से पहले भी, जिसको बोला गया था द इंटरिम गवर्नमेंट, बट इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट टू डू एनीथिंग, इट वॉज स्टिल अंडर द ब्रिटिशर्स। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने एक took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different size. Obviously जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो था अगर हम यूनाइट नहीं करते इंडिया को तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाता। मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करा एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक्ड। अब मुस्लिम लीग ने तो कांग्रेस को अपोज़ करा और ये बोला कि सारे स्टेट्स को अपनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सरदार पटेल वॉज इंडियाज़ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे
ही प्लेड अ वेरी हिस्टोरिक रोल। इन्होंने सारे प्रिंसले स्टेट्स में जाकर रूलर्स के साथ नेगोशिएशन करा, डिप्लोमेसी खेली एंड सारे के सारे प्रिंसले स्टेट्स को, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रिंसले स्टेट्स को इंडियन यूनियन के अंदर लेकर आए। It may look easy now, but it was a very complicated task which required skillful persuasion. मतलब उनको डिप्लोमेटिकली मनाना, उनको डराकर मनाना, उनके साथ नेगोशिएशन करना, इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर प्रिंसले स्टेट में जाकर ये चीज़ करी, वहाँ के रूलर को समझाया कि इंडिया के साथ आना कितना ज़रूरी है उनके फ्यूचर के लिए। देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज़ उड़ीसा and Saurashtra region of Gujarat had 14 big states and 119 small states and numerous other different administrations. तो वही है कि अगर इंडिया को यूनाइट नहीं करते सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे रूलर्स के साथ जाके नेगोशिएशन नहीं करते, तो इंडिया ऐसे ही 26 स्मॉल स्टेट्स उड़ीसा से निकलती, 14 गुजरात से, तो मतलब बहुत ही छोटी छोटी कंट्रीज़ बन जाती और इंडिया का पूरा डिवीज़न हो जाता। और जिस तरह का वायलेंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ पार्टीशन के टाइम पे, हो सकता है इससे भी कहीं ज़्यादा वायलेंस होता, क्योंकि डाइवर्सिटी तो इंडिया में हर जगह है। The government's approach was guided by three considerations. Firstly, the people of most of the princely states clearly wanted to become part of the Indian Union. Mostly princely states के लोग Indian Union का पार्ट बनना चाहते थे, ये पहला अप्रोच था। Secondly, government ने एक prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. उन्होंने कुछ regions में autonomy दी। The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the regions. कुछ रीजन्स की अपनी खुद की डिमांड्स थी, जो कि उन्होंने कहा कि ठीक है वो पूरी करेंगे, पूरी करी भी। Thirdly, in the backdrop of partition which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation. द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशंस। पहला तो यही था कि बहुत सारे प्रिंसले स्टेट्स के जो रूलर्स थे वो हिमसेल्फ वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. Secondly, government ने खुद भी कुछ regions में autonomy देने को flexible होने के लिए तैयार हो गए। कुछ स्पेशल डिमांड्स जो थी उनकी वो पूरी करी गई, तब उनको इंडिया का पार्ट बनाया गया। Thirdly, in the backdrop of partition which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन जैसा हाल दोबारा ना हो, इस चीज़ पर पूरा फोकस करा गया। बिफोर 15 अगस्त 1947, पीसफुल नेगोशिएशंस के बाद सारे स्टेट्स whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union, the rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession. एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसको साइन करके जो प्रिंसले स्टेट के रूलर्स थे वो ये एग्री करते थे कि हाँ हम इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए तैयार हैं। एक्सेशन ऑफ द प्रिंसले स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रॉब्लम वर डिफ़िकल्ट दैन द रेस्ट। मोस्टली सब तो तैयार हो गए थे, लेकिन इन जगहों पर कुछ प्रॉब्लम्स थे। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर अ प्लेबिसाइट कन्फर्म्ड पीपल्स डिज़ायर टू जॉइन इंडिया। जूनागढ़ में एक प्लेबिसाइट करा गया, वहाँ के नॉर्मल जो आम जनता थी उनसे पूछा गया कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे, उन्होंने इंडिया को चूज़ करा। जूनागढ़ की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हुई। कश्मीर के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, अभी हम हैदराबाद और मणिपुर का चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसले स्टेट्स वॉज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद जो था वो चारों तरफ से, हर तरफ से इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था। सबसे लार्जेस्ट प्रिंसले स्टेट्स था। प्रिंसले स्टेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसले स्टेट्स वो स्टेट्स थी जहाँ पर जो राजा थे वो राज कर रहे थे, बट देवर अंडर द ब्रिटिश क्राउन। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि अब हमारी पैरामाउंटसी, अब जो ब्रिटिश क्राउन है वो हट गया है। अब जो वहाँ के राजा हैं प्रिंसले स्टेट्स के, उनके पास पूरा अधिकार है कि या तो वो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, या अपनी एक अलग कंट्री बना सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था।
Some parts of old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Its ruler carried the title Nizam. यहाँ के जो राजा थे उनको निज़ाम बोला जाता था. He was one of the world's richest men. निज़ाम जो थे वो हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दिलवाना चाहते थे, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे. ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन. निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करा था इंडिया के साथ ऑन नवंबर 1947, एक साल के लिए, जब नेगोशिएशंस चल रहे थे कि हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाना है या उसे इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है. जब ये नेगोशिएशंस चल रहे थे इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैदराबाद के निज़ाम के, तब उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था. In a meantime, a movement of the people of Hyderabad state against the निज़ाम्स रूल gathered force. अब इतने में ही जो वहाँ के हैदराबाद के लोग थे, उन्होंने निज़ाम के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था. जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे तेलंगाना रीजन के, वो विक्टिम थे निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल के. निज़ाम जो था वो बहुत ही ऑप्रेसिव रूलर था, जो कि बहुत गलत काम करता था, स्पेशली फार्मर्स के साथ, पीजेंट्स के साथ. अब पीजेंट्स ही उनके खिलाफ जो थे वो खड़े हो गए थे एंड दे रोज अगेंस्ट हिम. Women who had seen the worst of this oppression joined the movement in large numbers. Mainly oppression हुआ करता था women के साथ, और large number of women participated in this oppression, जिसमें कि निज़ाम को हटाने के लिए ये movement करा गया था. हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट. हैदराबाद का जो टाउन था, मेन जो था, वो नर्व सेंटर था इस मूवमेंट का. यहीं पर मेनली सारा मूवमेंट हुआ था. The Communist and the Hyderabad Congress were in the forefront of the movement. कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस सबसे आगे थे. निज़ाम ने रिस्पॉन्ड करा बाय अनलीशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स. उन्होंने फोर्स छोड़ दी लोगों के ऊपर, नोन एज दी रक्षकर्स. जैसे कि आर्मी होती है, ऐसे ही पैरामिलिट्री फोर्स थी हैदराबाद की. निज़ाम ने वो अनलीश कर दी लोगों के ऊपर. द एट्रोसिटीज़ एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकर्स न्यू नो बाउंड्स. अब एट्रोसिटीज़ और कम्युनल नेचर जो था रजाकर्स का, मतलब जिस तरह से वो लोगों को हटाते थे, उनको मारते पीटते थे, उनको मूवमेंट करने से रोकते थे, उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी. दे मर्डर्ड, मेम्ड एंड रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली दी नॉन मुस्लिम्स. उन्होंने मर्डर करा, रेप करा, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स का. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी आर्मी भेजनी पड़ी हैदराबाद की सिचुएशन को संभालने के लिए, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि हैदराबाद अभी तक इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं था. वहाँ का राजा अलग था, जिसको हम निज़ाम बोलते थे, और वहाँ की आर्मी भी अलग थी. इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी ने पूरा निज़ाम की फोर्सेस पर कंट्रोल कर लिया, और कुछ ही दिनों बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग, अब इसी के ही अंदर जो झगड़े चलते रहे, फाइट चलती रही आर्मीज़ के बीच में और नेगोशिएशंस चलते रहे, निज़ाम ने कर दिया सरेंडर. दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया. इसी तरह से हैदराबाद जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया. मणिपुर में क्या हुआ? अ फ्यू डेज़ बिफोर इंडिपेंडेंस, जो महाराजा थे मणिपुर के, बोध चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ऑन दी एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन. उन्होंने कहा था कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, मतलब मणिपुर का जो इंटरनल स्टेट है, इंटरनली जो उसकी चीज़ें हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको आप सिक्योरिटी देंगे, उसको एश्योरेंस देंगे. Under the pressure of public opinion, the Maharaja held elections in Manipur in June 1948. उसके बाद जून 1948 में उन्होंने इलेक्शंस कराए पब्लिक प्रेशर में आके, एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब क्योंकि इलेक्शंस हो गए थे, इलेक्शंस होने के बाद जो मणिपुर का स्टेट था वो बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मतलब वो मोनार्की मतलब जहाँ पर राजा रूल करता है. बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि राजा रूल करेगा कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस के अंडर. मतलब जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं उसी के अंडर जो है राजा काम करेगा, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकता. तो क्योंकि पहले सिर्फ राजा था, पहले सिर्फ मोनार्क था, अब इलेक्शंस हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हो गया था, तो मणिपुर जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. मणिपुर पहला ऐसा पार्ट था इंडिया का जिसने इलेक्शंस होल्ड करे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर. मतलब 18 साल से ऊपर जो भी लोग थे वो इलेक्शन में वोट दे सकते थे, इंक्लूडिंग वुमेन.
In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी इलेक्शंस के बाद, उसमें बहुत डिबेट एंड डिस्कशंस हुआ कि मणिपुर को इंडिया में जुड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत नेगोशिएशंस हुआ. वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, कांग्रेस तो चाहती थी कि मर्जर हो, अदर पॉलिटिकल पार्टीज इसके अपोज में थी, इसको अपोज करती थी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज कर दिया पूरा महाराजा को मणिपुर के कि उनको ये मर्जर एग्रीमेंट साइन ही करना पड़ा 1949 में, विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर. जो इलेक्शंस हुए थे 1948 में, जिसके थ्रू जो लेजिस्लेटिव असेंबली चुनकर आई थी, उसकी सलाह मशवरा किए बिना उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और मर्जर कर लिया. This caused a lot of anger and resentment in Manipur, the repercussions of which are still being felt. मणिपुर में आज भी लोगों को, जैसे कि कश्मीर में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट मानते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है ही नहीं, वो पाकिस्तान का पार्ट है. कुछ कश्मीरी ऐसे हैं जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह देखते हैं कि ना हम इंडिया का पार्ट है ना हम पाकिस्तान का पार्ट है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं. इसी वजह से कश्मीर में इश्यूज़ होते रहते हैं, आइडियोलॉजीज़ आपस में टकराती रहती हैं. तो मणिपुर में आज भी लोगों के अंदर ये एंगर है, ये रिजेंटमेंट है कि उनकी सलाह मशवरा किए बिना, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछे बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको प्रेशराइज़ करा और महाराजा को ये इसको मर्जर को साइन करने पर, अग्रीमेंट को साइन करने पर मजबूर कर दिया. नाउ आई विल टॉक अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो था वो पार्टीशन हो गया था, प्रिंसले स्टेट्स को इंटीग्रेट कर लिया गया था. इंडिया ने अपनी एक्सटर्नल बाउंड्री तो बना ली थी, उसने पाकिस्तान को हटाकर अलग कर लिया था और जितने भी प्रिंसले स्टेट्स थे उनको इंडियन यूनियन के अंडर ले आए थे. लेकिन अब चैलेंज ये था कि एक्सटर्नल बाउंड्री तो बन गई, इंटरनल बाउंड्रीज़ जो है इंडियन स्टेट की वो किस तरह से बनी जाए. दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही डिवीज़न नहीं होना था, बाउंड्रीज़ जो हैं वो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर और कल्चर के बेसिस पर होनी थी. could be reflected without affecting the unity of the nation. अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ, वो किस बेसिस पर हुआ कि मुस्लिम और हिंदूज दो कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम्स की एक अलग कंट्री होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि मुस्लिम की लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है. रिलीजन का मतलब क्या होता है? दो रिलीजन एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है. और इंडिया में कल्चर्स, लैंग्वेज, रिलीजन्स बहुत सारे थे, बहुत डाइवर्स कंट्री है. एज़ वी ऑल नो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री. तो अब जो बाउंड्रीज़ थी, इंटरनल बाउंड्रीज़ जो थी, वो लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर ही होनी थी. लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना था कि यूनिटी ऑफ द नेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे ये चीज़. कॉलोनियल रूल के जब टाइम चल रहा था, द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ईदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसले पावर्स. कॉलोनियल जब टाइम चल रहा था, कॉलोनियल रूल जब चल रहा था, ब्रिटिशर्स का रूल जब चल रहा था, तो जो स्टेट बाउंड्रीज़ थी वो या तो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब जिस तरह से उनको ठीक लगा, जिस तरह से उनको लगा कि हाँ अगर इस स्टेट को हम यहाँ जोड़ लेंगे, इस स्टेट को हम इस चीज़ का पार्ट बना लेंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाएगा, वो या तो इस वजह से की जाती थी या फिर जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने अलग अलग टेरिटरीज़ को एनेक्स करा है, उसको उस पर कब्ज़ा करा है. और जिस तरह से पुराने ज़माने में जो रूलर्स थे वो जिस तरह से रूल करते हुए आ रहे थे जिस पर्टिकुलर टेरिटरी पे, उसी तरह से वो टेरिटरीज़, वो स्टेट्स जो थे, स्टेट बाउंड्रीज़ बनती चली गई ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम. आवर नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड दीज डिविजन्स एज आर्टिफिशियल एंड हैड प्रॉमिस्ड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स. मेनली जो था इंडिया के अंदर लैंग्वेज था. लैंग्वेज का हर कुछ किलोमीटर्स बाद लैंग्वेज जो थी वो चेंज हो जाती थी, लोगों के बोलने चालने का तरीका, कल्चर सब अलग हो जाता था. तो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसने इस पर्टिकुलर तरीके को जो कॉलोनियल रूल के टाइम पे था उसको रिजेक्ट करा कि ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल है कि हाँ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या फिर राजा महाराजा जिस तरह से रूल करते हुए आए हैं या फिर ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से
टेरिटरीज़ को कब्जा लिया, उसी तरह से वो स्टेट बन गया। इस सब चीज़ को हटा के हमारे नेशनल मूवमेंट में ये कहा गया, ये प्रॉमिस करा गया कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो उसका फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर होगा। In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, principle was organized as the basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself. रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात कही गई। मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ व क्रिएटेड, बहुत सारी कांग्रेस कमिटीज़ को क्रिएट करा गया लिंग्विस्टिक जोन्स बनाने के लिए, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर टेरिटरी को डिवाइड करने के लिए, विच डू नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया ने अपने स्टेट्स को बांटा हुआ था उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। सोचा तो यही था कि लैंग्वेज के बेसिस पर करेंगे, लेकिन क्या हो गया, पार्टीशन। पार्टीशन में इतना वायलेंस, इतना रायट्स, इतने ज़्यादा चीज़ें हुई, इतनी एट्रोसिटीज़ हुई लोगों के साथ कि अब लोगों को लगने लगा डर। हमारे जो लीडर्स थे उनको डर लगने लगा कि कहीं पाकिस्तान और इंडिया जैसा वायलेंस दोबारा से ना हो जाए। Our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. उन्होंने सोचा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर और स्टेट्स को बांटने लग गए और स्टेट्स को डिवाइड करने लग गए सिर्फ, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ अभी इंटरनल बाउंड्री की बात हो रही है, इंडियन यूनियन में ही स्टेट्स के बंटवारे की बात हो रही है कि हाँ ये पार्ट यूपी के अंडर आएगा, ये पार्ट मध्य प्रदेश के अंडर आएगा, ये पार्ट महाराष्ट्र के अंडर आएगा। हो रही इंडिया की ही बात है, इंडियन यूनियन की ही बात है। उन्होंने यही सोचा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिसरप्शन होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, जैसे पार्टीशन के टाइम पे आई थी। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। उनको लगा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर पार्टीशन करने लग गए तो जो और चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस, उन पर कोई ध्यान नहीं देगा। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स। उन्होंने पोस्टपोन करने की सोची कि अभी इस मैटर को पोस्टपोन करते हैं। द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ट बिकॉज द फेट ऑफ द प्रिंसले स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड। क्योंकि अभी तक तो कुछ प्रिंसले स्टेट्स का पता ही नहीं था कि वो उनका क्या होगा, वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे या अपना इंडिपेंडेंस चाहेंगे, तो इसीलिए भी इस चीज़ को पोस्टपोन किया गया। ऑल्सो मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश। पार्टीशन की मेमोरी अभी भी दिमाग में थी लोगों के, लीडर्स के, और उन्होंने यही सोचा कि पार्टीशन जैसा माहौल फिर से नहीं होना चाहिए, दोबारा से ये लोग वही गलती ना दोहरा दें। दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। अब लोकल लीडर्स और जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट बोलने लग गए। इस डिसीजन को उन्होंने बोला कि नहीं, आपको लैंग्वेज के बेसिस पर ही स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर ओल्ड मद्रास प्रोविंस में के एरियाज़ में ये चीज़ हुई, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश है, केरला है एंड कर्नाटका है। द विशलांध्रा मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा वॉज कॉल्ड। विशलांध्रा मूवमेंट किया गया, उसमें ये डिमांड करा गया कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनको सेपरेट करा जाए मद्रास प्रोविंस से। मतलब वही जो सरकार ने पहले प्रॉमिस करा था कि लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीज़न होगा स्टेट्स का, वही इन्होंने डिमांड करा। Nearly all the political forces in the Andhra region were in favor of linguistic reorganization of the then Madras province. वहाँ के मोस्टली जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिकल फोर्सेस थी, वो भी यही चाहती थी कि लैंग्वेज के बेसिस पर ही आंध्रा रीजन का डिवीज़न हो और रीऑर्गेनाइजेशन हो उस समय के मद्रास प्रोविंस का। जो ये मूवमेंट्स चल रहे थे मद्रास प्रोविंस में, इसमें मोमेंटम तब आया, ये ज़्यादा पॉपुलर तब हुए जब पोत्ती सिरारामुल्लू एक कांग्रेस लीडर थे और वेटरन गांधीयन थे, मतलब गांधी जी को मानने वाले थे, गांधी जी के उसूलों पर चलने वाले थे। वो एक आमरण अनशन जो होता है, इनडेफिनेट फास्ट, मतलब या तो हमारी मांगे पूरी करो वरना हम जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हम फास्ट करते रहेंगे। वो इस इनडेफिनेट फास्ट पर बैठ गए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई आफ्टर 56 डेज। This caused great unrest and resulted in violent outburst in the Andhra region, जिसकी वजह से लोग बहुत गुस्सा हो गए, बहुत अनरेस्ट हो गया, वायलेंस हुआ और आंध्रा रीजन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैल गई। लोग सड़कों पर आ गए, बहुत सारे लोगों को चोट लग गई, पुलिस फायरिंग हो गई। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइंड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए अपनी सीट से ही रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा दिसंबर 1952 में कि एक सेपरेट आंध्रा स्टेट बनाया जाएगा, विच विल बी सोलली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ
लैंग्वेज। इस पिक में आप देख पा रहे हैं कि नेहरू जी यहाँ बीच में हैं और यहाँ पर सब लोग अपने अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विशाल आंध्रा, महागुजरात, संयुक्त कर्नाटका, बृहन महाराष्ट्र, मतलब हर कोई अपने लैंग्वेज के हिसाब से, जो गुजराती बोलने वाले थे वो गुजरात चाहते थे, जो आंध्रा की भाषा बोलने वाले लोग थे वो अलग आंध्रा चाहते थे, जो कन्नड़ बोलने वाले लोग थे वो कर्नाटका चाहते थे, जो मराठी बोलने वाले लोग थे वो अपनी अलग स्टेट महाराष्ट्र चाहते थे। तो ये लोग चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर ही इनका डिवीज़न हो और इससे आंध्रा में जो स्ट्रगल हुआ पूरा, उससे इस चीज़ की शुरुआत हो गई। The formation of Andhra spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country. आंध्रा में जो हुआ वायलेंस हुआ और जो श्रीरामुलु थे उनकी डेथ हो गई इंडेफिनेट फास्ट पे जाने की वजह से। उसके बाद और स्टेट्स में भी यही वाली चीज़ होने लगी। सारे लोग अपनी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दीज स्ट्रगल्स फोर्स्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसकी वजह से स्टेट को, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को स्टैब्लिश करना पड़ा इन 1953, जो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता था। स्टेट किस तरह से रीऑर्गेनाइज होनी चाहिए, कौन सी स्टेट की क्या बाउंड्री होनी चाहिए, किस लैंग्वेज के बेसिस पर कौन सी स्टेट होनी चाहिए, इस सब चीज़ों का ध्यान स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रखती थी। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड कि जो बाउंड्रीज़ हैं स्टेट की वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को ही रिफ्लेक्ट करती हैं और उन्हें लैंग्वेजेस के हिसाब से ही बांटना चाहिए। On the basis of its report, State Reorganization Act was passed in 1956, जिसके बाद 14 states and 6 union territories को बनाया गया इंडिया के अंदर। One of the important concerns in the early years was the demand for a separate state would endanger the unity of the country. Obviously, जैसे मैंने बताया, सबको लग रहा था कि हर कोई अपना स्टेट चाह रहा था अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर के हिसाब से। तो ये चीज़ लीडर्स के दिमाग में थी कि कहीं यूनिटी को दोबारा से प्रॉब्लम ना हो, दोबारा से वॉयलेंस क्रिएट ना हो जाए, राइट्स ना होने लगे अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे हुआ था हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में। इट वॉज़ फेल्ट कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं वो सेपरेटिज़म को एक बढ़ावा देंगी कि हाँ वी आर सेपरेट, हम ये लैंग्वेज बोलते हैं तो हाँ हम तुमसे अलग हैं। एक वो जो डिवीज़न है वो आ जाएगा लोगों के अंदर, प्रेशर क्रिएट करेगी ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। जो हमारा नया नेशन बना था उस पर ये प्रेशर डालेगी कि हाँ जैसे पाकिस्तान को अलग करा ऐसे हमें भी अलग करो। But the leadership under popular pressure finally made a choice in favor of linguistic states. लेकिन finally linguistic states, language के basis पर ही states बनाने का choice मिली, उन्होंने choice रखी। It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. उन्होंने इस रिपोर्ट में यही बोला गया कि अगर हम इस चीज़ को मानेंगे कि रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स, मतलब रीजनल और लिंग्विस्टिक चीज़ों के ऊपर अगर स्टेट्स का बंटवारा होगा तो किसी भी तरह का डिवीज़न कंट्री के अंदर एज अ नेशन नहीं होगा। Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. इसको सेपरेटिज़म और डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बजाय इस पूरे चीज़ को एज अ डेमोक्रेटिक नेशन देखना चाहिए कि हाँ एज अ डेमोक्रेसी हमने सारे के सारे पार्ट्स को, सारे के सारे रीजनल डिमांड्स को पूरा करा, सारे के सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाया, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का हमने रीऑर्गेनाइजेशन करा। नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। गुजराती बोलने वाले गुजरात में रहते हैं, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में रहते हैं, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटका में रहते हैं, तो बिहारी बोलने वाले बिहार में रहते हैं। तो वही है, जो जिस तरह की लैंग्वेज है उसी तरह का हमने फॉर्मेशन करा और मोर देन 50 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक कोई बड़ा वॉयलेंस नहीं हुआ है इस चीज़ को लेकर कि हाँ कि दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं। वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप इन सम बेसिक वेज। जैसे कि पहले अभी मैंने बताया कि इस चीज़ को ऐसा माना जा रहा था कि इट विल प्रमोट सेपरेटिज्म, इट विल प्रमोट वॉयलेंस, लेकिन इस चीज़ के एक्सपेरिमेंट के बाद ऑलमोस्ट 50 ईयर्स बाद वी कैन से कि इस चीज़ को करने के बाद, लिंग्विस्टिक के लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बांटने के बाद
लोगों की रीजनल डिमांड्स सुनने के बाद डेमोक्रेसी का एक अलग ही रूप हम लोगों के सामने आया था। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वॉज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। अब जो पॉलिटिक्स एंड पावर में आने का लोगों के पास एक मौका था, वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग एलीट के पास नहीं था, वो अब हर लैंग्वेज के लोगों के पास था। और आज भी हमारी पार्लियामेंट में हर स्टेट से लोग आते हैं, हर स्टेट के लोग बैठते हैं वहाँ, हर लैंग्वेज वो बोलते हैं। Linguistic reorganization also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. It did not lead to the disintegration of the country as many had feared earlier. Above all, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स थी उन्होंने इस प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को कि हाँ हम इंडिया हैं, हमारा देश जो है वो बहुत डाइवर्स है, इस डाइवर्सिटी को उन्होंने एक्सेप्ट करा था। वी कैन से दैट इंडिया एडॉप्टेड डेमोक्रेसी। इस चीज़ के बाद हम बोल सकते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी को फाइनली अडॉप्ट करा। लोग जो थे वो अलग अलग होकर भी साथ थे, यूनाइटेड थे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे कि हम इंडिया में हमेशा कहते हैं, वो चीज़ आज भी बरकरार है। इट डज़ नॉट सिंपली मीन कि दैट इंडिया एम्ब्रेस्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ इसीलिए नहीं कि इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। नॉट डज़ इट मियरली मीन कि इंडिया एडॉप्टेड द फॉर्मेट ऑफ इलेक्शंस। सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करा देना, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर देना ही डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है लोगों की सुनना, अपने लोगों की डिमांड्स को पूरा करना, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए काम करना। और इंडिया ने ये चीज़ प्रूव करी। उन्होंने आते ही सबसे पहले लोगों की रीजनल डिमांड्स सुनी और लोगों को लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का डिवीज़न करा। इट वॉज अ चॉइस इन फेवर ऑफ recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional. उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि इन डिफरेंसेस को हमें वॉयलेंस में बदलने नहीं देना है, हमें यूनिटी भी साथ में लेकर चलनी है। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वॉज एसोसिएटेड विद प्लुरलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड वेज ऑफ लाइफ। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वॉज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क। और हमारे इंडिया में आज तक भी डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों को साथ में लेकर ही चीज़ें होती हैं। सो दिस वॉज आर चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।